हर कोई सोचता है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स और विदेशी ठिकानों से आती है। वे गलत जगह देख रहे हैं। अमेरिका की असली ताकत वो है जो दिखती नहीं है। अगर वॉशिंगटन चाहे तो वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को लगभग रातों रात सैन्य आपूर्ति नेटवर्क में बदल सकता है। और यही वजह है कि अभी कुछ अजीब हो रहा है। अमेरिकी सेना पीछे हटती हुई दिख रही है। यूरोप और मध्य पूर्व में विशाल ठिकाने बंद हो रहे हैं। नक्शे बताते हैं कि अमेरिका पीछे हट रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। फिलीपींस के दूर दराज जंगलों और प्रशांत द्वीपों में ऐसी जगहें हैं जिन्हें अधिकतर लोग नक्शे पर नहीं ढूंढ सकते। नई रनवे, ईंधन डिपो और सैन्य सुविधाएं बन रही हैं। ये फिलीपींस का सुबिक बे है। ये कभी अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी बेस था, फिर ये 1992 में बंद हो गया। वही एक प्रवृत्ति की शुरुआत थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के पास 1600 विदेशी बेस थे। अब आधिकारिक तौर पर अब 800 हैं और वे बेस न्यूनतम स्तर तक सिमटते जा रहे हैं। दुनिया के दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में थुले एयरबेस, जो कभी आर्कटिक का मुख्य आधार था, उसे 6000 सैनिकों से घटाकर 150 कर दिया गया है। यहां तक कि जर्मनी में रामस्टीन एयरबेस में भी कटौती की गई है। मई 2026 तक वहां सिर्फ 5000 और सैनिक बचे थे। पेलेलियू पलाऊ का छोटा द्वीप है, जो द्वितीय विश्व युद्ध की बड़ी लड़ाई का स्थल था, पर बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि यह बहुत सुनसान जगह पर है। इसीलिए यह उपयुक्त है क्योंकि यह पेंटागन के गुप्त नेटवर्क का हिस्सा है। अमेरिकी सेना ने 2024 में द्वितीय विश्व युद्ध के रनवे को फिर से बनाकर इतना बड़ा कर दिया कि उसमें बेड़े के अधिकतर विमान जैसे C-130 हेरक्यूलिस समा सकें। पहली नजर में प्रशांत के छोटे द्वीपों पर रनवे बनाना कोई तुक नहीं लगती। अमेरिकी नौसेना के पास पहले से ही 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन यही असली समस्या है क्योंकि वे बहुत विशाल होते हैं, वे दिखाई देते हैं और आधुनिक युद्ध में यह नुकसानदायक हो सकता है। 30 साल पहले अकेला करियर स्ट्राइक ग्रुप किसी भी क्षेत्र में जाकर रातों रात राजनीतिक माहौल बदल सकता था, कई बार बिना गोली चलाए भी। 1996 में ताइवान जलडमरू मध्य संकट के समय अमेरिका ने क्षेत्र में 2 कैरियर ग्रुप भेजे थे, जिससे बीजिंग पीछे हट गया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अमेरिका के विरोधियों ने वर्षों से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे लक्ष्यों को खोजकर नष्ट करने के लिए खास तौर पर बनाई गई मिसाइलें बनाई हैं। यहां तक कि फारस की खाड़ी में भी कैरियर ईरान के तट से सैकड़ों मील दूर संचालित हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे पेंटागन यह सुनिश्चित कर सकता है कि वे मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षित रहें। ये 5 फरवरी 2026 को स्पष्ट हो गया था, जब एक ईरानी ड्रोन एक कैरियर के बेहद करीब आ गया था। और ईरान मानत नहीं है, चीन है। अगर क्षेत्रीय शक्ति कैरियर ग्रुप को चुनौती दे सकती है, तो सोचिए जब अमेरिका का सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी शामिल हो। फिर भी कैरियर का फायदा है कि वे चल सकते हैं। अमेरिका के बड़े विदेशी ठिकानों के स्थान सार्वजनिक हैं और उनके रनवे गूगल मैप्स पर देखे जा सकते हैं। संघर्ष में वे पहले निशाना बनते हैं। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और पारंपरिक ठिकाने असुरक्षित व उजागर हो रहे हैं, तो पेंटागन अब कहां जाएगा? ऐसी जगह जहां ढूंढना और हमला करना दोनों मुश्किल हों। खर्च ही पूरी कहानी बता देता है। अरबों डॉलर प्रशांत क्षेत्र के दूरदराज एयर स्ट्रिप्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और द्वीप चौकियों के नेटवर्क में लगाए जा रहे हैं। 2000 और 2021 के बीच अमेरिकी सेना ने विदेशी ठिकानों को बनाने या उनका विस्तार करने में 70 से 120 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि पुराने बेस बंद हो रहे थे या छोटे हो रहे थे। कांग्रेस ने उन वर्षों के दौरान दुनिया भर में अनिर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर और आवंटित किए। सबसे अजीब बात यह है कि किसी को नहीं पता ये नेटवर्क कितना बड़ा हो गया है। इनमें से कई साइटों को अनिर्दिष्ट स्थानों जैसी अस्पष्ट श्रेणियों के तहत वित्त पोषित किया जाता है। जनता को नहीं पता कि इनकी संख्या कितनी है। अक्सर कांग्रेस को भी नहीं पता होता। 2017 में नाइजर में एक घात में 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इस हमले ने शोक से भी ज्यादा असहज करने वाली बात सामने ला दी। सीनेट सुनवाइयों में कई कांग्रेस सदस्यों ने माना कि वे नहीं जानते थे कि अमेरिकी सेना नाइजर में इतनी बड़ी संख्या में है। उन्हें नहीं पता था कि वहां करीब 1000 अमेरिकी सैन्यकर्मी तैनात थे। न किसी ने बताया, न बताने की जरूरत पड़ी। सैनिक वहां पहुंच चुके थे, उन्हें आपूर्ति मिल रही थी
और वे महीनों से ऐसे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे जिसके लिए कांग्रेस से बेस की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी। घात लगाकर हमला होने से ये सामने आया। इस सवाल का जवाब वॉशिंगटन नहीं देना चाहता था। 1000 सैनिक बिना किसी को पता चले किसी देश में कैसे पहुंच जाते हैं? तो अमेरिकी सेना की इन अनिर्दिष्ट स्थानों तक पहुंच बेड़े से शुरू होती है। आज अमेरिकी नौसेना के पास 300 से भी कम बैटल फोर्स जहाज हैं। ये एक समस्या जैसी लगती है, खासकर जब आप समझते हैं कि शीत युद्ध के अंत में बेड़ा लगभग 2 गुना बड़ा था। दशकों से एडमिरल्स और राजनेता चेतावनी दे रहे हैं कि नौसेना छोटी हो रही है। वे और जहाज मांगते हैं, पर बेड़ा छोटा हो रहा है क्योंकि जहाज निर्माण की क्षमता नहीं है। यह जरूरी नहीं कि यह सब महज संयोग से हो रहा हो। आंशिक वजह यह है कि अमेरिकी नौसेना के पास एक घोस्ट फ्लीट है जिसे निशाना बनाना मुश्किल है। क्या आपने कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स फोर्स के बारे में सुना है? अधिकतर लोग नहीं जानते। अगर आप समुद्र में इसके जहाज को देखें तो उसे साधारण टैंकर समझ सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है। इनके पास हथियार नहीं होते, कम से कम ऐसे नहीं जिन्हें वे चला सकें। इन जहाजों में नागरिक व्यापारी नाविक होते हैं। ये पेंटागन के कई चालाक भेषों में से एक है। असल में ये व्यापारी जहाज वास्तव में व्यापारी जहाज नहीं है। इसका इशारा तो नाम में ही छुपा है, USNS, यूनाइटेड स्टेट्स नेवल शिप। ये जहाज दिखने में व्यावसायिक लगते हैं, लेकिन ये किसी शिपिंग कंपनी को नहीं, मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड को जवाब देते हैं। इनका माल अमेज़न पर नहीं मिलता। अमेरिकी नौसेना को लड़ाई में खाना, गोला बारूद, मरम्मत के पुर्जे और तेल पहुंचाने वाले जहाजों की जरूरत होती है। ये जहाज दुनिया भर में पहले से तैनात रहते हैं और वे वो सारी चीजें लेकर चलते हैं जिनकी अमेरिका को किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जरूरत होती है। हर यूनिट 17,000 मरीन और नाविकों को जमीनी, समुद्री और हवाई संसाधनों के साथ सपोर्ट कर सकती है और इनके बारे में कम लोग जानते हैं। निर्भरता सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं, ये और भी गहरी है। अमेरिकी सेना बिना कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स फोर्स के ठीक से टोही भी नहीं कर सकती। इन जहाजों का कार्य वैज्ञानिक तकनीकी मिशनों का समर्थन करना और दुश्मन की मिसाइलों व पनडुब्बियों का डेटा इकट्ठा करना है। जनवरी 2026 के अंत से अमेरिकी सेना ने पूर्वी भूमध्य सागर और अरब प्रायद्वीप के आसपास अपने सैन्य संसाधन तैनात किए। USS अब्राहम लिंकन और USS जेरल्ड आर फोर्ड इसमें शामिल थे। साथ ही कम से कम 11 अर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक, साथ ही सुरक्षात्मक घेरे में तैनात विध्वंसक, हमला पनडुब्बियां और अन्य युद्धपोत पूरे क्षेत्र में तैनात थे। 250 से ज्यादा सैन्य एयरलिफ्ट उड़ानों से हजारों सैनिक भेजे गए। ईरान चारों ओर से घेर लिया गया। 2003 के बाद ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा था और ये 2 अज्ञात दफ्तरों के बिना बेकार होता। मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड का एक दफ्तर मनामा, बहरीन में है और इसका यूरोपीय दफ्तर नेपल्स, इटली में है। कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स फोर्स के जहाज जैसे USNS हेनरी जे काइजर और USNS कार्ल ब्रेजीर वहां खाना, गोला बारूद और ईंधन पहुंचाने के लिए थे। मध्य पूर्व दशकों तक अमेरिकी सेना के लिए ईंधन पाने की सबसे आसान जगह रहा, जो इसका बड़ा फायदा था। यह नेटवर्क सफल था क्योंकि सब आपस में जुड़े थे। एक विशाल सप्लाई चेन अमेरिकी बलों को लगभग अनिश्चित काल तक सक्रिय रख सकती थी। लेकिन जब नेटवर्क पर दबाव पड़ता है तो इसके परिणाम जल्दी फैलते हैं। अचानक ईंधन वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। वे जहाज जो आमतौर पर चलते हैं अब स्वतंत्र रूप से संचालन नहीं कर सकते। वे जहाज जो समुद्र में अमेरिकी नौसेना के ऑयलर्स में ईंधन डालने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित थे, फंस गए थे। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महंगा चोक पॉइंट बन गया है, इसलिए नौसेना को खुद को ढालना पड़ा। अब ये स्थिर बंदरगाहों की बजाय हेनरी जे काइजर क्लास जैसे नागरिक कच्चे तेल के टैंकरों पर निर्भर करता है, जो समुद्र में चलते हुए युद्धपोतों को ईंधन भरते हैं। एक जहाज ईंधन स्थानांतरित करने के लिए आता है, दूसरा जहाज ईंधन भरने के बाद दूर चला जाता है और ये चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक ईंधन का स्रोत कम होता जाता है। ये अमेरिकी सेना के लिए सीखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है। ताइवान को लेकर चीन के साथ किसी भी संघर्ष में यह समस्या और बढ़ जाएगी। अमेरिकी नौसेना के लिए अच्छी खबर यह है कि इस प्रणाली का परीक्षण आधुनिक अभियानों में किया गया है और यह साबित हुआ है कि ये अभी भी काम कर सकती है। हर ऑयलर लगभग 6.8 मिलियन गैलन ईंधन ले जा सकता है, जो एक बोइंग 747 जंबो जेट को 5000 घंटे से अधिक लगातार उड़ान भरने के लिए पर्याप्त है।
बुरी खबर यह है कि समस्या पैमाने की है। कुल मिलाकर केवल 32 जहाज हैं और उनमें से सिर्फ 15 ऑयलर हैं। तो सिद्धांत रूप में गणित सही है, लेकिन वो तभी है जब सब कुछ सही चले। और ईरान के साथ टकराव ये दिखा रहा है कि गड़बड़ होने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। वॉशिंगटन के सुरक्षा विशेषज्ञ सालों से अमेरिकी सैन्य समुद्री ढुलाई क्षमता की कमजोरी पर चेतावनी दे रहे हैं। कुछ गिने चुने निहत्थे नागरिक जहाजों पर भारी ईंधन ले जाने की जिम्मेदारी देना व्यवहारिक नहीं है, खासकर जब दुश्मन प्रतिस्पर्धी देश हो जिसके पास ड्रोन और मिसाइलें हों। ये अब आतंक के खिलाफ युद्ध नहीं है। मान लें कि ताइवान को लेकर प्रशांत क्षेत्र में आपात स्थिति पैदा हो जाए तो समुद्री ढुलाई क्षमता बहुत सीमित है, जैसा पहले देखा गया है। खुले समुद्र के हजारों मील में फैले संघर्ष में जो क्षमता पहले से कम है वो जल्दी ही नाजुक हो जाती है। नौसेना की कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स फोर्स के पास सिर्फ 32 जहाज हैं, इसलिए बैकअप जरूरी है। तकनीकी रूप से अमेरिका के बंदरगाहों पर रिजर्व में 40 अन्य जहाज खड़े हैं ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो उनका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उनमें से कई पुराने हो चुके हैं, इसलिए यह पर्याप्त नहीं है। पेंटागन वीजा पर निर्भर करता है, जिसका पूरा नाम वॉलंटरी इंटरमोडल स्विफ्ट एग्रीमेंट है। यह 1997 में अपने आधुनिक रूप में बना और अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक्स प्रणाली का सबसे कम समझे जाने वाले हिस्सों में से एक है। जब कोई संकट आता है तो अमेरिकी सरकार निजी स्वामित्व वाले अमेरिकी झंडे वाले व्यापारी जहाजों और वाणिज्यिक शिपिंग क्षमता का उपयोग कर सकती है। ये जहाज आपातकालीन स्थितियों में अमेरिकी सेना के उपयोग के लिए होते हैं और युद्ध के दौरान ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। अगर शिपिंग कंपनी जहाज को वीजा कार्यक्रम में नामांकित करती है तो वह अमेरिकी सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल में जहाज उपलब्ध कराने का वचन देती है। उस समय सैन्य परिवहन जरूरतें सामान्य व्यावसायिक समय सारणी से ज्यादा अहम हो जाती हैं। पेंटागन इन जहाजों को सीधे पैसे नहीं देता, लेकिन इनाम फिर भी बड़ा होता है। शांति के समय रक्षा विभाग के माल ढुलाई अनुबंधों में उनके मालिकों को प्राथमिकता मिलती है। इसी कारण अमेरिकी ध्वज वाले सैन्य उपयोग के 90% जहाज सीलिफ्ट कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अब बेड़े में 60 जहाज हैं और वे कम से कम 2035 तक वहीं रहेंगे। अमेरिकी मर्चेंट बेड़े तक अपनी पहुंच बढ़ाकर पेंटागन को विशाल वाणिज्यिक शिपिंग क्षमता, सैकड़ों हजारों 20 फुट कंटेनर यूनिट्स, लाखों वर्ग फुट हेवी लिफ्ट कार्गो स्पेस और लाखों टन वैश्विक शिपिंग तक पहुंच मिलती है। डेड वेट क्षमता जो रोज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से चलती है। दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक जहाजों में से अधिकांश विदेशी झंडों के तहत चलते हैं और वीजा जैसे कार्यक्रमों के दायरे से बाहर होते हैं। उन्हें यूं ही अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता। इसके बजाय प्रभाव कुछ और ज्यादा सूक्ष्म चीज से आता है, यानी अनुबंधों से। किसी संकट के समय अमेरिका लगभग किसी से भी ज्यादा बोली लगाकर शिपिंग क्षमता हासिल कर सकता है। जहाजों को जब्त नहीं बल्कि प्राथमिकता से उपयोग के लिए भुगतान किया जाता है। यह चतुर व्यवस्था है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह कोई नई चीज हो और इसे पहले कभी सक्रिय भी नहीं किया गया। यह तो वही है जो एयरफोर्स पहले कर चुकी है और इस्तेमाल भी कर चुकी है। अमेरिकी सेना के पास 13,000 से ज्यादा विमान हैं, जो किसी भी अन्य लड़ाकू बल से अधिक हैं। इनमें C-130 जैसे मालवाहक विमान भी शामिल हैं, जो सैनिकों, वाहनों और भारी उपकरणों को सीधे अग्रिम मोर्चे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अमेरिकी सैन्यकर्मियों की भारी बहुमत असल में उन विमानों के जरिए अपने दूर दराज के गंतव्यों तक नहीं पहुंचती है। मैरीलैंड के BWI इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल E या वॉशिंगटन के सिएटल टकोमा एयरपोर्ट के गेट्स आम दिखते हैं। उनसे गुजरने वाले लोग आम लगते हैं, पर ये उड़ानें यादृच्छिक पर्यटन केंद्रों या व्यावसायिक उड़ान मार्गों की बजाय खास जगहों पर जाती हैं। ये यूरोप, मध्य पूर्व, ग्रीनलैंड जैसे आर्कटिक क्षेत्रों या प्रशांत महासागर पार गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस जैसी अमेरिकी सैन्य तैनातियों से जुड़े हैं। इन गेट से गुजरने वाले अधिकतर अमेरिकी सेना के सदस्य होते हैं, लेकिन वे एयरफोर्स के विमान नहीं इस्तेमाल करते। ये वही मॉडल है जिसका नागरिक ऑपरेटर जैसे एटलस एयर, ओमनी एयर, नेशनल एयरलाइंस इस्तेमाल करते हैं। फर्क सिर्फ ले जाए जाने वालों में है। इसे पैट्रियट एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये उन सैनिकों के लिए है जो आधिकारिक छुट्टी पर हैं या उन्हें एक बेस से दूसरे बेस जाने का आदेश मिला है। ये निजी कंपनियां रक्षा विभाग के परिवहन नेटवर्क में इतनी एकीकृत हैं
कि वे पृथ्वी की सबसे गोपनीय जगहों पर भी संचालन कर सकती हैं। नेवल स्टेशन नॉरफॉक दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। यहां से सैनिक पैट्रियट एक्सप्रेस द्वारा डिएगो गार्सिया हिंद महासागर जा सकते हैं। यह आम लोगों द्वारा बुक की जाने वाली एयरलाइनों से सैनिकों की यात्रा कराने की तुलना में महंगा है, लेकिन यह ज्यादा प्रभावी भी है। यह सभी सैनिकोों को बड़े कार्गो विमानों जैसे C-5M सुपर गैलेक्सी से ले जाने की तुलना में भी काफी सस्ता है, जिसकी उड़ान का हर घंटा $57,500 खर्च करता है। हर उड़ान घंटे पर 40 घंटे मेंटेनेंस होती है। इतनी लागत में इन विमानों का सामान्य आवाजाही में इस्तेमाल समझदारी नहीं है। पैट्रियट एक्सप्रेस इसी बड़ी मांग को पूरा करता है। हर साल 3,40,000 लोग इसमें सफर करते हैं। याद रखिए, किसी भी समय लगभग 1,70,000 कर्मचारी विदेश में तैनात रहते हैं और ये कर्मचारी अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ होते हैं। ये ग्राहकों की लगातार आमद है। एयरलाइन बिजनेस जितना सुरक्षित हो सकता है उतना है। पेंटागन अच्छा भुगतान करता है, लेकिन ये विशेष एयरलाइंस हमेशा और पैसा कमाने के तरीके खोजती हैं। इसीलिए स्पेस ए है। अमेरिकी सेना व्यस्त है, पर पैट्रियट एक्सप्रेस की उड़ानें हमेशा फुल नहीं होती। एयरलाइन मालिक के लिए यह बड़ी परेशानी है। उड़ानें महंगी होती हैं, चाहे आपका ग्राहक कोई भी हो। इसलिए कॉर्पोरेट अधिकारी एक प्रस्ताव रखते हैं। सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी स्पेस ए का लाभ ले सकते हैं यदि उनकी यात्रा योजना उन उड़ानों के समय से मेल खा जाए। वे पालतू जानवर भी ला सकते हैं। अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिक होने का ये एक फायदा और एयरलाइन मालिकों को पैसा देने का तरीका है। लेकिन अमेरिकी सेना का एयरलाइन व्यवसाय में दखल कुछ विशेष वाहकों के साथ अनुबंधों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। 2021 की गर्मियों में अफगानिस्तान की स्थिति कठिन हो गई थी। तालिबान काबुल के पास आते ही सैनिकों और प्रमाणित शरणार्थियों को जल्दी निकालना पड़ा। अमेरिकी वायुसेना का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क दबाव में था और मांग पूरी करने में असमर्थ था। इसलिए उसे कहीं और देखना पड़ा, न कि पैट्रियट एक्सप्रेस की ओर और न ही अपने महंगे कार्गो विमानों की ओर। इसलिए उन्होंने वायुसेना के सिविल रिजर्व एयर फ्लीट का सहारा लिया। जैसे ही अफगानिस्तान में स्थिति गंभीर हुई, बेड़े के 18 विमानों को लोगों को इधर उधर ले जाने में मदद के लिए बुलाया गया। हाँ, पैट्रियट एक्सप्रेस की एयरलाइन कंपनियां शामिल थीं, लेकिन 4 यूनाइटेड एयरलाइंस से आए थे, 3 डेल्टा से आए थे और 2 हवाईयन एयरलाइंस से थे। उन्होंने कतर, बहरीन और जर्मनी से सैनिकों को पहुंचाया, क्योंकि सामान्य विमानों पर जरूरत से ज्यादा दबाव था। यही नादरिक वायुबेड़े की असली भूमिका है। ये 450 विमानों से बना है, जो 25 अलग अलग एयरलाइन कंपनियों में फैले हुए हैं, जिनमें आपकी पसंदीदा एयरलाइन से लेकर फेडेक्स और यूपीएस तक शामिल हैं। हर एक ने अनुबंध के तहत 30% यात्री और 15% मालवाहक बेड़े इस कार्यक्रम के लिए समर्पित करने का वादा किया है। एयरलाइन संचालन नियंत्रित करती हैं, लेकिन पेंटागन से बुलावा आने पर उन्हें विमान और योग्य क्रू देना पड़ता है। फोन आने के 3 दिन के भीतर उन्हें मिशन के लिए तैयार रहना होता है। पीछे हटने का विकल्प नहीं है। इनमें से 268 विमान लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए हैं और यही अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए थे। पेंटागन बेड़े के रखरखाव का भुगतान नहीं करता, लेकिन अगर ये सभी सक्रिय कर दिए जाएं, ये विमान सेना की 90% यात्री और 40% मालवाहक जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ये ऐसे है जैसे मकान मालिक किराएदार से देखभाल का खर्च ले, जब तक खुद को इमारत ना चाहिए। ये अनुबंध सालाना $1 अरब से ज्यादा के हो सकते हैं, जैसा 2003 के ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की तैयारी में दिखा। जहाजों और विमानों पर जाने वाला ये सारा सामान कहीं न कहीं रखा जाना जरूरी है और कोई विकल्प नहीं। अब अधिकतर सामान ऐसी जगह रखा जाता है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते। बंदरगाह गोदाम, हवाई अड्डों के पास अस्थायी क्षेत्र, सैन्य अनुबंधों के वाणिज्यिक लॉजिस्टिक्स हब, पैटर्न वही है, बस पते बदलते हैं। इसे डिफेंस लॉजिस्टिक्स एजेंसी कहते हैं। आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा गोदाम भी कह सकते हैं। इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये संगठन आमतौर पर एक साल में 5 मिलियन लाइन आइटम्स का प्रबंधन और वितरण करता है। औसत वार्षिक राजस्व 45 से 47 अरब डॉलर के बीच। तुलना के लिए अमेज़न की साल 2025 में कुल इन्वेंट्री वैल्यू 38.3 अरब डॉलर थी। इसका मुख्यालय फोर्ट बेलवॉयर वर्जीनिया में है, लेकिन यह संचालन हर राज्य से लेकर 122 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों तक फैला हुआ है। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंटागन गोदाम बनाने के काम में नहीं पड़ना चाहता, जैसे वह एयरलाइन चलाने के काम में भी नहीं पड़ना चाहता।
इसलिए वह नागरिक साझेदारों से जगह किराए पर लेता है। ऑर्डर के बाद इन्वेंट्री भेजी जाती है, लेकिन अमेरिकी सेना खुद अधिक शिपिंग नहीं करती और उसके पास सारा माल ढोने की क्षमता भी नहीं है, जैसे वॉलंटरी सी लिफ्ट जहाजों और सिविल एयर फ्लीट में फेडेक्स के साथ होता है। वैसे ही ये भारी काम के लिए कई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर निर्भर करता है। वास्तव में ये निजी कंपनियां अमेरिकी सेना को जरूरत पड़ने वाले 98% कपड़े पहुंचाती हैं। यूनिफॉर्म, सर्दियों के कपड़े। वे ठेकेदार 86% स्पेयर पार्ट्स और लगभग 100% ईंधन भी सप्लाई करते हैं। यूएसएनएस कार्ल ब्रेसमैन जैसे जहाजों पर जैसे कथित नाविक होते हैं, वैसे ही ड्राइवर भी आम नागरिक हैं, और ये सामान पुराने ढर्रे वाले सैन्य अड्डों में नहीं ले जा रहे। वे दुनिया भर के नागरिक बंदरगाहों में जा रहे हैं, जो अमेरिकी सेना के 90% सी लिफ्ट और 40% कार्गो एयरलिफ्ट को संभालते हैं। समुद्र के रास्ते अधिकतर माल और हवाई मार्ग से भेजा गया माल इन्हीं बंदरगाहों से आया था, पर्ल हार्बर जैसे सैन्य अड्डों से नहीं। ये सब पूरी तरह से नागरिक बुनियादी ढांचे और नागरिक बंदरगाह कर्मचारियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें कुछ अजीब है। विदेशों में सैन्य अड्डे कम होने से ये विमान विदेशी संघर्ष में कहां उतरते हैं? नौसेना के जहाज किस बंदरगाह पर जाते हैं? वे विदेशी संप्रभु क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हैं? आपको वे 122 अंतर्राष्ट्रीय स्थान याद हैं? ये सब ऐसे कागजी सिलसिले का हिस्सा है जो किसी भी हवाई यात्रा से भी आगे तक जाता है। विदेशी ठिकाने शायद अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन अमेरिकी सेना ने 120 से अधिक अन्य देशों के साथ खरीद और पारस्परिक सेवा संबंधी समझौते किए हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, बाजार खुल रहा है। ये समझौते तुलनात्मक रूप से छोटे हैं, हर साल मिलाकर कुछ अरब डॉलर के होते हैं, लेकिन इस मामले में बटुए का आकार मायने नहीं रखता। असल मामला यह है कि बटुआ कहाँ है और आप जमीन का क्या करते हैं। पर्दे के पीछे अमेरिकी सेना कई ऐसे समझौतों पर निर्भर है जिनके बारे में लोग नहीं जानते। कुछ समझौते सीधे होते हैं। ये समझौते सेना को जरूरत पड़ने पर अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से ईंधन, उपकरण और लॉजिस्टिक सपोर्ट खरीदने की अनुमति देते हैं। कुछ समझौते और भी जटिल होते हैं, जो आपसी व्यवस्था पर आधारित होते हैं, जहां सहयोगी देश संसाधन उपलब्ध कराते हैं और बदले में ऑपरेशनों के दौरान साझा पहुंच प्राप्त करते हैं। दोनों व्यवस्थाएं अंततः एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं, पूर्व तैनाती। किसी संकट का इंतजार करने और फिर सब कुछ भेजने के बजाय बड़ी मात्रा में सामग्री पहले से ही स्टोर कर दी जाती है और उसे वहां रखा जाता है जहां उसकी जरूरत पड़ सकती है। कई बार आधारभूत संरचना पहले से स्थापित कर दी जाती है ताकि कुछ दिनों में बेस तैयार हो सके। तो जब सेनाएं पहुंचती हैं तो वे शून्य से शुरू नहीं कर रही होती, वे एक ऐसे सिस्टम में पहुंचती हैं जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। इसका असर ऐसा है जैसे बिना बेस घोषित किए पूरी सेना पहले से तैनात हो। अमेरिकी सेना स्थानीय रूप से खरीदारी कर गोदामों में रख सकती है और कार्रवाई क्षेत्र में साझेदारों से जरूरी चीजें ले सकती है। उसे सामान को समुद्र पार भेजने की जरूरत नहीं होती। यही चीज अमेरिकी सेना को अपनी यह जिम्मेदारी निभाने में मदद करती है कि वो दुनिया में किसी भी खतरे का सामना करने के लिए 3 दिनों के भीतर तैयार हो सके। और असल में किसी को भी सही से नहीं पता कि ये सब कुछ कहां है। दरअसल पेंटागन के पास जो भी चीजें आती जाती हैं, उनके रिकॉर्ड्स थोड़े अधूरे हैं। हमें पता है कि छाया लॉजिस्टिक्स सौदे हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर हुए हैं। इनके बिना यूक्रेन नहीं टिकता, यही मुख्य बात है। संघर्ष के पहले साल में व्हाइट हाउस ने ड्रॉडाउन अधिकार से यूक्रेन को 20 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार व उपकरण दिए। इसके लिए कांग्रेस की कोई मंजूरी जरूरी नहीं थी, किसी बेस की अनुमति की जरूरत नहीं थी। जिस सिस्टम के बारे में किसी को पता नहीं था, वो औपचारिक सैन्य तैनाती से कहीं तेज चला। नाटो के पास सबसे ज्यादा एकीकृत नेटवर्क है, जिसमें एक्सेस साइट्स और पहले से रखी सामग्री है। इसी कारण अमेरिका युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन को तुरंत सैन्य व मानवीय सहायता भेज सका। इसमें कांग्रेस की अनुमति जरूरी नहीं थी। राष्ट्रपति ड्रॉडाउन अधिकार से व्हाइट हाउस रक्षा विभाग के भंडारों से हथियार या सेवाएं लेकर साझेदारों को दे सकता है। राष्ट्रपति कभी भी आदेश दे सकते हैं और व्हाइट हाउस किसी को भी यह सहायता भेज सकता है। लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान क्रॉस सर्विंग नेटवर्क्स और स्पष्ट हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इस क्षेत्र के लगभग हर महत्वपूर्ण देश के साथ ऐसे समझौते हैं: कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब आदि।
आइए सऊदी अरब के साथ इस समझौते को उदाहरण के तौर पर देखें। एक्सेस और क्रॉस सर्विंग दोनों ओर से होती है, जिससे कभी-कभी अमेरिका को पैसा भी मिलता है। सऊदी अरब ने इस समझौते के तहत अपनी सेना के लिए अमेरिकी सेना और अमेरिकी कंपनियों को भुगतान किया, चाहे वो यमन में हुथियों के खिलाफ हो या ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से बचाव के लिए हो। उसने इसकी कीमत चुकाई। पेंटागन ने सिविल रिजर्व एयर फ्लीट मॉडल को बढ़ाया। अब जिम्मेदारी सिर्फ डेल्टा एयरलाइंस पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे देशों पर है। एक्सा समझौते आपसी और राजस्व तटस्थ होने चाहिए, लेकिन इन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को अपना बुनियादी ढांचा सौंपना पड़ता है। अगर प्रतिस्पर्धा हो तो अमेरिकी सेना जीतती है। कतर में अल उदैद एयरबेस पर उसका फॉरवर्ड मुख्यालय है। ऊपरी तौर पर यह मध्य पूर्व के पुराने सैन्य अड्डों जैसा लगता है, जहां 2026 की शुरुआत में 10,000 कर्मचारी तैनात हैं। लेकिन उन सैनिकों को समर्थन देने का असली बोझ कौन उठा रहा है? अमेरिकियों नहीं। डिफेंस लॉजिस्टिक्स एजेंसी इन ठिकानों पर भेजे जाने वाले सारे सामान की खरीद और प्राप्ति करती है, जबकि कतर लॉजिस्टिक्स पूरा काम संभालता है। यह बंदरगाहों को चालू रखता है और आपूर्ति के परिवहन के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे को बनाए रखता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होते ही अमेरिकी सेना को बंदरगाहों, सड़कों और गोदामों पर बेस और आसपास के इलाकों में पहला अधिकार मिला। सारा जोखिम सही समय पर आउटसोर्स कर दिया गया। लेकिन इस नेटवर्क में एक कमजोरी है, जिस पर वॉशिंगटन में कोई खुलकर बात नहीं करता। कोस्को, चाइना ओशन शिपिंग कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी शिपिंग कंपनी है, जिसके जहाज हर हफ्ते अमेरिकी बंदरगाहों से गुजरते हैं। अमेरिका के कई बड़े बंदरगाह टर्मिनलों में चीनी निवेश या संचालन शामिल है, जिनमें लॉन्ग बीच बंदरगाह भी है, जो पूरे वेस्ट कोस्ट के 2 सबसे व्यस्त माल प्रवेश द्वारों में से एक है। यही वही वेस्ट कोस्ट बंदरगाह अवसंरचना है, जिस पर सेना उपकरण और आपूर्ति प्रशांत क्षेत्र भेजने के लिए निर्भर करती है। लेकिन जो साम्राज्य अनुबंधों पर बने होते हैं, उनमें वह कमजोरी होती है जो क्षेत्र पर बने साम्राज्यों में नहीं होती। ताइवान संघर्ष में अमेरिका अपने नागरिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को तब सक्रिय करेगा जब चीन अपनी सरकारी शिपिंग संपत्तियों को उसका उल्टा करने का निर्देश दे सकता है। अनुबंध रद्द करें, जहाज वापस बुलाएं, अन्य ग्राहकों को प्राथमिकता दें, उन टर्मिनलों पर देरी करें जहां चीनी पूंजी शामिल है। पेंटागन विदेशी झंडे वाले जहाजों को जब्त या मजबूर नहीं कर सकता। यह क्षमता उपलब्ध और बोली के लिए तैयार होने पर ही प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा बोली लगा सकता है। शांति के समय अमेरिका की सैन्य पहुंच को ओझल रखने वाला नेटवर्क जरूरत के समय सबसे अधिक नाजुक और स्पष्ट हो जाता है। अंतिम हथियार एक अनुबंध है, और अनुबंध तोड़े जा सकते हैं। 90 के दशक के अंत में अल उदैद जैसे ठिकाने अपने स्वर्ण काल में थीं, लेकिन आज सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के युग में वे आसान शिकार हैं। ईरान ने हाल ही में इसका झलक दिया है। युद्ध के पहले महीने में मध्य पूर्व के 13 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से भारी नुकसान हुआ। सेंट्रल कमांड ने सैनिकों को अलग अलग जगह तैनात किया ताकि वे कम असुरक्षित रहें। अगर ईरान ऐसा कर सकता है, तो वॉशिंगटन को डर है कि चीन इंडो पैसिफिक में ठिकानों के साथ क्या करेगा। कोई और तरीका होना चाहिए, और है भी। असल में 2 बातें हैं। प्राइवेट एयरलाइंस सैनिकों व डीओडी कर्मियों को उन ठिकानों तक ही नहीं ले जाती जिन्हें ईरान और चीन की मिसाइलें निशाना बना रही हैं। अमेरिकी सेना इतनी विशाल है कि वो होटल व्यवसाय में भी उतर गई है। एयरफोर्स इन सबसे बड़ा है, जिसकी 89 शाखाएं हैं, जबकि अन्य शाखाओं के भी खास आवास हैं। दुनिया भर में लगभग 82,000 कमरे उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग अस्थायी ड्यूटी पर तैनात सैनिकों, स्थायी स्थानांतरण, प्रशिक्षण रोटेशन और नागरिक ठेकेदारों के लिए किया जाता है। ये होटल पुराने गंदे बैरकों जैसे नहीं हैं। तुर्की के इंसिरलिक एयरबेस के पास के होटल को देखें। इस जगह पर गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल है, और ये पालतू जानवरों के अनुकूल भी है। ये होटल पहले संयुक्त उपक्रम थे। सेना ने इन्हें संचालित किया और बेस के नागरिक ठेकेदारों की मदद से स्टाफ किया। 2025 में एयरफोर्स ने कम से कम यह घोषणा की कि वह पुनर्गठन करेगी। अगर यह कॉरपोरेट भाषा लगे तो यही है। अब यह जिम्मेदारी संभालने के लिए निजी कंपनी खोज रही है, और उम्मीद है 2027 तक साझेदार मिलेगा। इंसिरलिक में करीब 20 परमाणु हथियार हो सकते हैं, लेकिन पेंटागन के लिए होटल चेन को आने देना योजना का हिस्सा है। अमेरिकी सेना के विशाल ठिकानों से दूर जाने की दीर्घकालिक सफलता के लिए और अधिक ठेकेदारों को और भी दूरस्थ स्थानों तक पहुंच की आवश्यकता होगी,
क्योंकि ये जगह जगह उभर रहे हैं। पेलेलियो सिर्फ एक उदाहरण था। 2019 में फिलीपींस के बालीबैग द्वीप पर सैटेलाइट फुटेज में कुछ अजीब नजर आया। 2024 तक ये एक बिल्कुल नए स्टेशन में बदल चुका था, जिसमें 2 मील लंबा रनवे था। तकनीकी रूप से इसे मानवीय और आपदा राहत उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, लेकिन जरा भूगोल को देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि बनाने वालों का असली इरादा क्या था। बालीबाग फिलीपींस का सबसे पश्चिमी द्वीप है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अमेरिकी सेना के लिए स्प्रैटली द्वीप समूह में चीन के किलेबंद द्वीपों की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए एकदम सही जगह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिली पैड बेस रक्षात्मक रूप से काम करते हैं। बस बालीबाग की स्थिति को देखिए। यह चीनी मुख्य भूमि से दूर है, इसलिए इसे मिसाइलों और ड्रोन से बचाना कडेना एयरफोर्स बेस की तुलना में आसान है, जहां ओकिनावा में 20,000 सर्विस मेंबर हैं। अगर मिसाइल या ड्रोन हमला भी हो तो नुकसान कम है। इसमें रनवे, कुछ वेयरहाउस और थोड़े सैनिक हैं जो आते जाते रहते हैं। अगर कडेना को नुकसान पहुंचा तो यह बड़ी तबाही होगी। माइक्रो बेस में से कोई नष्ट हुआ तो उसकी जगह और बेस हैं। बालीबाग सिर्फ एक लिली पैड है। अमेरिकी सेना ने 2014 में फिलीपींस के साथ एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी EDCA पर हस्ताक्षर किए थे। अब फिलीपींस में पूरे देश में फैले 9 स्थान हैं। चीन पहले सबिक बे को निशाना बना सकता था और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी ऑपरेशनों को पंगु कर सकता था। अब अमेरिका ने अपने विकल्प विविध कर लिए हैं। EDCA इतनी सफल रही कि वॉशिंगटन ने इसे दूर दराज जगहों तक पहुंचा दिया। इसी कारण पेलेलियो को फिर से बनाया गया है। लेकिन ये शायद अमेरिका और चीन की नौसेनाओं के बीच वैसी लड़ाई का स्थान नहीं बनेगा जैसी द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। ये चीन से बहुत दूर है, इसलिए युद्ध का मैदान बनने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन हवाई पट्टी की मौजूदगी अमेरिकी सेना को आपूर्ति लाने और सुरक्षित दूरी से जल्दी बाहर निकलने की सुविधा देती है। लिली पैड रणनीति का एक और बड़ा लाभ है कि यह राजनीतिक तौर पर कहीं बेहतर बैठती है। कार्डेना या रामस्टीन जैसे शीत युद्ध काल के ठिकाने लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं। ये स्थानीय नागरिक अवज्ञा के केंद्र हैं। हर साल ओकिनावा के लोग अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। 2018 में 70,000 लोग सड़कों पर उतर आए, जबकि जापान और चीन के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था। सुनसान जगह बने रनवे और कुछ गोदामों का विरोध कौन करेगा? वॉशिंगटन को ये नए लिली पैड्स स्वाभाविक रूप से बहुत पसंद हैं। पेलेलियो ही इकलौता पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध क्षेत्र नहीं है जिसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अमेरिकी सेना उत्तरी मारियाना के टीनियन स्थित नॉर्थ फील्ड को भी फिर से सक्रिय कर रही है। इस लिली पैड रणनीति में बस एक चीज की कमी है। ऊपरी तौर पर यह दुनिया भर में सैन्य मौजूदगी का एक बिखरा हुआ, लगभग अपने दम पर चलने वाला तरीका लगती है। लेकिन यही असल बात है, क्योंकि पेंटागन अब सब कुछ खुद करने से दूर जा रहा है। ये माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य में याप द्वीप है। ये गुआम और पलाऊ के अमेरिकी ठिकानों के बीच है और अमेरिकी वायुसेना ने इस छोटे द्वीप पर $400 मिलियन के आवंटन का अनुरोध किया है। योजना क्या है? द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे को बढ़ाया जाए ताकि वो अमेरिकी सैन्य विमानों को संभाल सके। रणनीति खुद नहीं बदलती, ये प्रशांत महासागर में और गहराई तक पहुंचने, चीन से दूर जाने और गुआम जैसे केंद्रों के खतरे में लचीला बनने पर केंद्रित है। फर्क सिर्फ तरीका है। अब ये प्रणाली केवल पारंपरिक सैन्य ठिकानों पर निर्भर न रहकर दूर दराज के वाणिज्यिक हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स हब जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे को भी शामिल कर रही है। हमें सैनिकों और सामान की आवाजाही, उन्हें ले जाने वालों और उनकी कानूनी रणनीतियों की जानकारी है। अब हमें यह भी पता है कि वे अब बढ़ती संख्या में किन जगहों पर जा रहे हैं। इन सबको जोड़ने पर पेंटागन के गुप्त जाल के पीछे की रणनीति सामने आती है। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना दुनिया के 2 विपरीत छोरों पर युद्ध कर सकती है। वो सबसे ज्यादा विमान, जहाज या भारी हथियारों से लैस किलेबंद ठिकाने होने के कारण नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की वजह से ताकतवर है। अगर यह संकट में रुक जाए तो प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं के पास हथियारों की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ ही दिनों में वे ईंधन, पुर्जे और बिस्तरों की कमी से जूझते हैं। यह नेटवर्क और इसकी पहुंच असली है और इसकी कमजोरी भी असली है। यही वजह है कि अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा हथियार एक अनुबंध है, न कि एक विमान वाहक पोत। अमेरिका ने जमीन का नहीं बल्कि पहुंच का वैश्विक साम्राज्य बनाया है।
जो किसी और के पास नहीं है। आप उसी पर उड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलेंगे।